अभी हम बात कर रहे हैं सेक्शन 18 की, जो डील करता है इफेक्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट इन राइटिंग। जिसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं और सामने वाला बंदा चाहे आपको इन रिटर्न ये एक्नॉलेज कर देता है कि मैंने अभी आपके पैसे देने हैं, तो जिस दिन वो ये मान रहा है कि मैंने पैसे देने हैं, इट मीन्स वो एक्नॉलेज कर रहा है, तब ऐसे केसेस में फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। सेक्शन 18 की कंडीशंस को कंप्लीट करने के लिए पहले तो ये जरूरी है कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के पहले पहले हो जानी चाहिए। मान लो कि जैसे रिकवरी के सूट्स में जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होता है वो 3 साल का होता है, तो जो कॉज ऑफ एक्शन है जिस दिन वो अरोज हुआ है उसके बाद 3 साल का टाइम पीरियड है प्लेंटिफ के पास सूट फाइल करने का। उन 3 सालों के अंदर उन 3 साल के कंप्लीट होने से पहले पहले जो सामने वाली पार्टी है, मीन्स जो डिफेंडेंट होने वाला है, उस पार्टी ने एक्नॉलेज कर लिया होना चाहिए कि मैंने पैसे देने हैं। अगर प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के खत्म होने के बाद एक्नॉलेजमेंट होती है तो सेक्शन 18 नहीं अप्लाई होगा, सेक्शन 25 क्लोज 3 अप्लाई होगा, जो कि टाइम बार डेट्स की बात करता है। तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, वहां पे हम ये नहीं कर सकते कि हम बाय कोर्ट नहीं पैसे ले सकते। अगर कोई डेट टाइम बार्ड हो जाता है हम उसको कोर्ट्स के थ्रू नहीं ले सकते। तब हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लो कोई कल को पैसों का लेन देन चल रहा है तो हम पहले वैसे सेट अप कर सकते हैं, वैसे काट सकते हैं, अगर वो भी स्पेसिफाई किए बिना दिए जा रहे हैं कि मैं कौन सी एंट्री के पैसे दे रहा हूँ। तो टाइम बार डेट्स की बात कर रहा है, अगर वो पैसे हमने किसी तरीके निकलवाने हैं वो 25 क्लोज 3 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू जाएंगे, वो सेक्शन 18 के अंडर कवर नहीं होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि जो एक्नॉलेजमेंट है वो रिटन में होनी जरूरी है। ओरल एक्नॉलेजमेंट कंसीडर नहीं होगी, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जिस बंदे ने एक्नॉलेज कर रहा है उसकी हैंडराइटिंग में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, और ये किसी भी बंदे द्वारा रिटन हो सकती है। पर अगर हमने एक्नॉलेजमेंट पे डेट नहीं डाली कि कौन सी डेट को हम एक्नॉलेज कर रहे हैं, तब हम पीरियड ऑफ लिमिटेशन कैसे कंसीडर करेंगे। तो सेक्शन 18 का ही सब क्लोज 2 ये कह रहा है कि हम डेट के रिगार्डिंग ओरल एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के जो डॉक्यूमेंट है उसके कंटेंट्स का हम ओरल एविडेंस नहीं दे सकते। सिर्फ डेट के रिलेटेड हम ओरल एविडेंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 क्लोज 2। तीसरी चीज ये है कि ये साइंड होनी चाहिए। साइंड भी किसके द्वारा, या तो जो बंदा एक्नॉलेज कर रहा है पर्सनली उसके द्वारा एक्नॉलेज होनी चाहिए, या उसके ऑथोराइज्ड एजेंट के द्वारा साइंड होनी चाहिए। इसमें जो सिग्नेचर्स हैं, कई बार बंदा क्या करता है सिर्फ अपने इनिशियल्स करके दे देता है, तो अगर इनिशियल्स भी हैं तो वो भी साइंड ही कंसीडर की जाएगी। नेक्स्ट है, अब एक्नॉलेजमेंट हो गई तो उसका इफेक्ट क्या है। ये नहीं है कि नया कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, ऐसा नहीं है। कॉज ऑफ एक्शन सेम रहता है, लेकिन फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन एक्नॉलेजमेंट हुई है उसके बाद से फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब एक्नॉलेजमेंट करने के लिए क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है। तो ये जरूरी नहीं है भी मैंने कितने पैसे देने हैं, कैसे राइट्स में देने हैं, एग्जैक्ट नेचर ऑफ लायबिलिटी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अगर कोई बंदा एक्नॉलेज कर रहा है, मान रहा है कि मैंने पैसे देने हैं, दैट इज सफिशिएंट। अगर वो ये भी कह रहा है कि मैंने पैसे देने हैं लेकिन अभी पैसे देने का टाइम नहीं आया, या
पैसों के रिलेटेड वो स्पेसिफिकली ये कह रहा है कि मैं पैसे दूंगा नहीं, तो या फिर वो क्या रहा है कि मैंने पैसे तो देने हैं पर तुम्हारे से भी लेने हैं इसलिए नहीं मैं दे रहा, तो वो सेट ऑफ एक तरीके से क्लेम कर रहा है। या फिर किसी और पर्सन को कह रहा है जिसका राइट और प्रॉपर्टी है, जो बंदा इंटाइटल्ड है उस प्रॉपर्टी या राइट के लिए, उसको नहीं कह रहा, किसी और को एड्रेस कर रहा है, देन ऑल्सो एक्नॉलेजमेंट माननी जाएगी। तो सेक्शन 18 का नक्शल क्या है कि अगर एक्नॉलेजमेंट हो रही है तो वो फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन को स्टार्ट कर देती है, लेकिन वो प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। दूसरी चीज वो रिटर्न में होनी चाहिए, तीसरी साइंड होनी चाहिए, और चौथी ये है कि फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन जिस दिन एक्नॉलेजमेंट हुई है उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा।